चलिए, सब दोस्तों को मेरा आदाब। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मेरी अदना सी एक ज़ाहिर है एक जो सदा मैंने लगाई थी, तो बहुत से लोग जुड़ गए और मैंने कुछ लोगों को जोड़ा है, सबको नहीं जोड़ा, ये समझ के कि ऐसा ना हो। मकसद ये नहीं है कि हम अपना वो बढ़ाएँ। रुकिए, एक और कोई आ रहे हैं। जी, खैर, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारे इस क्लब का नाम उर्दू बैठक स्टडी सर्कल है। और इसका नाम कोई अदबी महफ़िल या कोई अदबी तंज़ीम या कोई शायराना किस्म का नहीं रखा गया है, स्टडी सर्कल रखा गया है। और ये इस मकसद से कि ये स्टडी सर्कल का जो एक ट्रेडिशनल जो रूप होता है, उसी पे हम चलने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई उर्दू अदब की या उर्दू की हम खिदमत करें। वो ज़ाहिर है एक बहुत ब्रॉड मकसद है, वो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बातें हमें मेरे ख़्याल से शोभा भी नहीं देती। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर सकते हैं कि हम अपनी तरबियत करें, अपना बोलचाल सुधारें, अपना जो हमारा हिंदुस्तानी लिटरेचर का पूरी विरासत है, उसकी निगाहबानी करें। और जैसे वो इकबाल का जो वो शेर है, "तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन।" हाँ तो तो हमें अपना बनने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अ, हमारी वोकैब्युलरी सिमटती जा रही है, अपनी विरासत का जो लिटरेचर है, उसके प्रति हमारी शनासाई सिमटती जा रही है। तो इस लिहाज से बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी तरबियत को बढ़ाएँ। उर्दू की खिदमत तो चलिए एक अलग मकसद है, होती रहेगी। तो इसके साथ ही इससे पहले कि हम अपना तारुफ़ शुरू करें सब लोग, क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, ज़रूरी है कि एक-दूसरे को जान लें। मैं कुछ बातें वाज़ेह कर दूँ कि ये ग्रुप क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है से बढ़कर क्या नहीं है। एक तो ये कोई ऐसी तंज़ीम नहीं है जहाँ पर हम, ज़ाहिर है हम में से हो सकता है बहुत से लोग शेर कहते हों या कुछ लिखते-विखते हों कि भई हम आप शेर सुनाएँ आपको अपने, या आप हमारे शेर सुनें। उसके लिए हम ज़ाहिर है पर्सनल बात कर सकते हैं या कोई और हम नशिस्त रख सकते हैं उस मकसद के लिए। लेकिन अमूमन ये मकसद नहीं है। मकसद है कि हम सीरियस होके लिटरेचर को पढ़ें, डीपर्सनलाइज़्ड, उसको खुद को सेंटर स्टेज से हटा के और अदब की तरफ देखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये भी रहेगा कि क्योंकि ज़ाहिर है जैसे-जैसे मेंबर्स की गिनती बढ़ेगी, तो हो सकता है कि जो 1 आध घंटे का हमारा एक ये मजलिस होती है, इसमें सबको बोलने का मौका ना मिले, ज़ाहिर है। तो ये मजलिस उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बोलने को बेताब और उतावले हैं और सुनने को नहीं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अदबी बातें, अदबी चर्चे सुन भी सकें बोलने के अलावा। ज़ाहिर है बोलेंगे भी हम सब लोग जब-जब मौका आएगा। लेकिन वो हमारा प्राइमरी पर्पज़ नहीं है। प्राइमरी पर्पज़ अदब का डिस्कशन है, ना कि ये कि भई मैं कब बोलूँगा या मेरी बारी कब आएगी और वग़ैरह इस किस्म का। जबकि हम इंसान हैं, इस किस्म के रुझानात से हम पूरी तरह किनारा-कशी भी नहीं कर सकते। गालिब का मिसरा है, "खूह-ए आदम दारम, आदम ज़ादा हम", कि मैं आदमी का बच्चा हूँ, तो आदमी की सब आदात मेरे अंदर हैं। तो ख़ैर वो सब है। तो बहरहाल, तो चलिए ये बातें ज़ाहिर है हर मीटिंग में और हर वक़्त हमारी चलती ही रहेंगी। एक बार हम सब लोगों का तारुफ कर लें। और 5-5 मिनट का वक़्त मेरे ख़्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि हम इतने लोग हैं कि 1 घंटा तब भी गुज़र जाएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, ये तारुफ का थोड़ा ऐसा रहेगा कि ये इट इज़ नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में नहीं है। ये है कि मेरा और उर्दू अदब का क्या ताल्लुक है। ये तारुफ इस किस्म का है, ना कि ये कि भई मैं कहाँ से हूँ और कितना पढ़ा हूँ वग़ैरह-वग़ैरह वो सब नहीं। तो मेरा नाम रमन है, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से। 2017 में मैं पहली बार ज़ाहिर है हिंदी मीडियम से ही, हिंदी इंग्लिश मीडियम से ही हम हैं। 17 में पहली बार मुझे कहीं से उर्दू की चिंगारी मुझे लगी और वो चिंगारी इस कदर बढ़ती चली गई। 19 में मैंने रस्मुल ख़त सीखा और बड़े पैशनेटली मैं 4-5-6 2025 आ गया, अब तो 6-7 साल हो गए। उर्दू अदब का मुताला मैं करता जा रहा हूँ और इस मुताले ने मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ़ मुझे ज़ाहिर है एक पूरी तरह मैं ये बात एतमाद से कह सकता हूँ कि मुझे बेहतर
और बड़ा इंसान तो खैर मैं नहीं बना भी, लेकिन जितना था मैं उससे मैं बड़ा और बेहतर इंसान सिर्फ उर्दू अदब की बदौलत मैं बन पाया हूँ। मेरी नजर चौड़ी हुई है, कंपोजिट कल्चर में मेरा यकीन और विश्वास बढ़ा है, और जो एक हकीरपन इंडियन लिटरेचर, माफी चाहता हूँ, एक और शख्स एडमिट होना चाहते हैं जी। तो एक जो हकीरपन इंडियन लिटरेचर के बारे में हमारे मनों में अक्सर है इंग्लिश लिटरेचर के मुकाबले, वो हकीरपन मेरे मन से पूरी तरह गायब हो चुका है, और मैं बहुत फख्र करता हूँ अपनी उर्दू विरासत पे और इसकी रिवायात पे। तो इसी कड़ी में चलते चलते ये भी जरूरत महसूस हुई, मुझे अक्सर हुई है, क्योंकि मैं गैर उर्दू मुआशरे से हूँ। मैं जो कि बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी जैसा वो फरमाते थे कि मैं भी अहले जबान हूँ, बशर्ते वो जबान ठेठ मारवाड़ी हो। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था। तो जाहिर है मैं कह सकता हूँ कि मैं भी अहले जबान हूँ, बशर्ते वो जबान ठेठ हरियाणवी हो। जाहिर है। तो जरूरत ये भी पेश आती है कि हम ऐसे लोगों का एक हलका बनाएं, ऐसे लोगों हमारे इर्द गिर्द हों जिनसे हम उर्दू में बात कर सकें, बोल भी सकें, सुन भी सकें। क्योंकि जबान पढ़ने लिखने का रिवाज तो शायद 150-200 साल से पुराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले जबानें नहीं होती थी। जबान कोई रस्मुल खत वगैरह की भी मोहताज ज्यादा नहीं है। जबान रोजमर्रा और बोलचाल से चलती है। तो इस ग्रुप का पढ़ने से ज्यादा मकसद ये है कि हम लोगों को उर्दू बोलचाल के लिए एक हलका मिले, जहां पर हम उर्दू बोलें, चालें, दूसरों को सुने, अपनी जबान की परवरिश करें। तो खैर, तो ये मेरा तारुफ था। अब मैं आपको एक एक करके सदा देता रहूंगा, आप खुद को अनम्यूट करके अपना तारुफ दीजिएगा। सबसे ऊपर मैं आदिल वारसी भाई को देख रहा हूँ जी। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं पटना बिहार से हूँ। और उर्दू और मेरा ताल्लुक कुछ इस कदर बना कि मैं अपने कॉलेज में मेरे कॉलेज में एक छोटा सा मतलब एक जगह है जिसको हम लोग पोइट्री क्लब है। तो मैं उसमें था, और मेरे जो मतलब जो उस्ताद थे तो उन्होंने मुझे एक रात कॉल किया और कहा कि आदिल, एक शायर के पास चलना है, उनका तुम्हें इंटरव्यू लेना है। तो मैं समझा कि भाई मैं जाहिल आदमी और उस शायर के पास जाऊं, और तो एक रात बैठ के इंटरव्यू के लिए जितने भी मेरे मन में थे सवाल, मैं उन सवालों को तैयार कर रहा था, और साथ में मेरा दोस्त भी था। तो हम दोनों ही बहुत परेशान थे। तो उसने कहा मुझे कि मैं वालिद साहब को अपने कॉल करता हूँ। उनके वालिद साहब शायर थे, जो कि पटना से हैं, फर्दुल हसन फर्द। तो उन्होंने फिर जो है मुझे कुछ दिया, सवाल तैयार करके कि गज़ल के माने क्या हैं, और बहर क्या होती है, बहर मुतकारिब क्या है। ये सब सुन के मुझे तो एक मतलब जो कुछ भी नहीं मालूम था, सुन के फिर लगा कि ये क्या है। फिर जो है कि मेरे इस दौर मतलब इस तरफ जो है मेरी जुस्तजू बढ़ती गई, और मैं फिर इसी में लगा रहा, और बस इतना ही है मेरा और उर्दू का रिश्ता। जी, शुक्रिया भाई। हाँ, कुशल गर्ग बहुत साहब अच्छा। को मैं देख रहा हूँ, उनसे आगे कुशल गर्ग साहब की फोटो आई हुई है। कुशल साहब जी। मेरा माइक ऑन हुआ? आदाब। जी जी। जी जी, साफ आदाब। आदाब। तो मुझको बोलना पसंद कम है। मैं मेरा नाम कुशल है और मैं शामली से हूँ। शामली कैराना सूबे में पड़ता है। और बचपन से चारों तरफ हमेशा उर्दू हिंदी, और क्योंकि हरियाणा बॉर्डर है तो हरियाणवी रही। इंग्लिश बहुत एस्पिरेशनल लैंग्वेज थी कि आप अगर इंग्लिश अंग्रेजी जानते हैं तो आप इस जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। दे किसी डिग्री पढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंचे, और वहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं। हमको अंग्रेजी आती ही नहीं है, और जो आती है वो बहुत ही टूटी फूटी है। और आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि इन लोग के साथ बैठ कैसे सकते हैं, हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे। जिस जबान में हम बात करते हैं उस जबान में तो ये लोग कोई बात ही नहीं करेगा, अगर हरियाणवी में बोलेंगे तो बिल्कुल भी पास नहीं बिठाएंगे।
उसमें अगर जरा कुछ उर्दू हो तो फिर शायद मे बी, अगर जरा हिंदी हो तब शायद, अगर थोड़ा साउथ दिल्ली की तरह इंग्लिश में स्लैंग्स डालें तो मे बी साथ बिठाएं लोग। बेहद जबरदस्त आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस की निजात मिली शाहजहानाबाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में। मैं पहुंच गया, मेरा दिल मुझको लेके गया जाने, और मैं रहा शाहजहानाबाद का होकर। दिल्ली से ज्यादा मुझको शाहजहानाबाद दिखा, और वहां मुझको आइडेंटिटी क्राइसिस कम मिला, क्योंकि ये दुनिया हमारी दुनिया है, ये जबान हमारी जबान है। ये वो मुहावरे हैं जो, जैसे एक एक दिन बड़ा एक कमाल का वाकया है कि मेरी दादी किसी से फोन पे बात कर रही थी और मेरी किताबें झाड़ रही थी। उसमें गोपीचंद नारंग की एक किताब है, जिसमें उन्होंने खुसरो की पहेलियों का इंतखाब करके मजमुआ बनाया है। अब दादी चार चार जमात पढ़ी है, हरियाणा से है, और उसको उसको कुछ बहुत कम साहित्य तो नहीं मालूम है ऐसा जो किताबों में होता है। पर वो अपनी बेटी से फोन पे बात करते करते एक जुमला छोड़ती है कि सावन भादो खूब चले माघ पूस में थोड़ी। ये एक बूझ पहेली है खुसरो की। तो वो जुमला बोलती हैं और इत्तेफाकन उनके हाथ में खुसरो की किताब है, और जो पन्ना खुलता है उस पे लिखा हुआ है। मेरी दादी बेहद डर जाती है कि ये तो साहब मैंने सिर्फ गीता कुरान और जो रिलीजियस किताबें होती हैं उनके साथ होते हुए देखा था कि आप जो बोले वो उसमें खुल जाता है, ये कैसे हो सकता है। तो उस दिन बिल्कुल ये समझ में आया कि बस लिटरेचर में भी गॉड्स ऐसे ही नहीं होते हैं, और पोइट्री कितना वेट कैरी करती है और कैसे लाइफ को इंस्पायर कर सकती है। उसका वोकैबुलरी में ये मुहावरा है, ये खुसरो की पहेली नहीं है उसके लिए। जी आइडेंटिटी क्राइसिस जो इंग्लिश ने दिया, और जो इस जी मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली इस देश के होने की वजह से, और शायद कम मौके पाने की वजह से हमको आइडेंटिटी क्राइसिस दिया है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ उर्दू ने उस पे मरहम लगाया है कि ये साहब, ये जो निज़ाम है, ये जो तहजीब है, ये हमारी जी। तहजीब, और ये कितनी कितनी लाजवाब तहजीब है। बहुत शुक्रिया कुशल भाई, आप ने बहुत अच्छी, बल्कि काफी मूविंग आपकी तकरीर थी, कहीं कहीं किसी किसी जगह तो। आपसे आगे मैं यामिनी बत्रा मैम को देख पा रहा हूँ, बहुत काबिल इज्जत, मैं मिला भी हूँ मैम से एक बार, और बहुत मुझे पसंद है इनके पढ़ने का तरीका भी। और जाहिर है मैम, आपसे मैं थोड़ा जानता हूँ आपको, बाकी लोगों के लिए मुतारिफ कीजिए खुद को। हेलो, मेरा नाम यामिनी है। कुशल, लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम फ्रांस जाते हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती और हम कहते हैं कितना अच्छा एक्सेंट है। तो अपनी ज़बान जो है वो ठीक है। वो बहुत बढ़िया है। सिर्फ़ अंग्रेज़ी को तुमने बना दिया। और मैं दिल्ली से हूँ और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरी मैम आपकी आवाज़ हल्की सी ब्रेक हो रही थी। है, शायद सकता है। अब ठीक है? अब ठीक है? कुछ बेहतर है मैम, बोलिए बोलिए। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? जी जी, कुछ हाँ, तो बेहतर बस है। फादर के थिएटर इन्फ्लुएंसेस और मदर के लिटरेचर इन्फ्लुएंसेस की वजह से ज़बानें तो आस-पास थी, पर जो आपको आसानी से मिल रहा होता है, आपको उसकी कदर थोड़ी कम होती है। तो बड़े होते-होते एहसास हुआ कि ये वाला धागा तो छूट गया। तो खुद ही, जैसे रमन ने कहा, खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब अपनी मदर टंग्स को वापस क्लेम करना है। तो मैंने पंजाबी और उर्दू खुद ही 3-4 साल पहले ज़िम्मा उठाया कि मैं खुद को ही सिखा लूँगी। तो थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू रेखता एंड थैंक्स टू मेनी अदर सच पीपल, मैंने रस्मुल खत सीखा। और उसी के चलते मैं प्रोग्राम पे जा रही थी जहाँ मुझे रमन मिले। और तो बस इस तरह से मेरा रिश्ता लैंग्वेज लैंग्वेज से, फिर पोएट्री से, और फिर उर्दू की तो फिर बात ही कुछ और है। तो इस तरह से जुड़ा है, और यहाँ पे भी जॉइन करने का मकसद सुनना ज़्यादा है। कि पढ़ना अपनी जगह है, पर जो चीज़ आपके सिस्टम में आ जाए, जो आप बोल पाएँ, ज़बान तो उसी से आगे बढ़ती है और आपकी समझ भी उसी से ज़्यादा बढ़ती है। तो बस इसीलिए मैंने ये मेरा रिश्ता उर्दू के साथ इस तरह से है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। आगे मैं युशा अब्बास भाई की तस्वीर देख पा रहा हूँ साहब। जी, आदाब भाई। आदाब। मेरा नाम यूशा अब्बास है। ये सवाल
मैं अभी आपने बोला कि उर्दू का क्या रिश्ता है, ये पहला मेरे लिए बहुत ही नया सवाल है, आप क्योंकि भाई किस शहर से हैं भाई? सब लोग अपना शहर बताते चले ताकि ना थोड़ा। जी। अच्छा, मैं हूँ कानपुर से, उत्तर प्रदेश से, हाँ। लेकिन रहता मैं मुंबई में हूँ। मैं यहाँ पे फिल्म स्टडीज की पढ़ाई कर रहा हूँ। जी जी। तो रही वो बात, और मेरा उर्दू से रिश्ता, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा तो यहीं पे मैंने सब सवाल का जवाब बना रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया है। क्योंकि ऐसे तो मेरे घर खानदान में पूरा उर्दू, और एकदम कभी उर्दू हिंदी अंग्रेजी हमारे लिए अलग नहीं था, तो ऐसा रहा। लेकिन मेरा पर्सनली बड़ा यू टर्न टाइप का रिश्ता है उर्दू से, क्योंकि मैं जेंजी हूँ। और मैंने जब बड़ा हुआ, मैं तो मेरा तो सारा ध्यान अंग्रेजी लिटरेचर, फिल्म, सिनेमा, और मैं क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा रुझान है सिनेमा में, वर्ड सिनेमा में, तो मैं तो इंटरनेशनली पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया मैंने चीज़ों को। फिर मुझे एक टाइम आया जब मुझे लगा कि यार कुछ लिखने का ट्राई करना चाहिए, तो मैंने वही इंग्लिश में लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा यार इंग्लिश से अच्छा शायद वही लिखें जो आसपास सुनते आए हैं। तब जाके मुझे ध्यान आया कि अच्छा, उर्दू भी कुछ ऐसे एक क्या कहें उसको, सब्जेक्ट की तरह, एक क्या कहेंगे उसको, एक डिसिप्लिन की तरह है। तो तब जाके मैंने कान ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि बचपन से मैं आसपास अपने अशार भी सुन रहा हूँ, अच्छे अच्छे अल्फाज भी मेरे कानों में पड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से उन पे निगाह नहीं पड़ी जिस तरह से मैंने पिछले 4-5 साल पहले आई थिंक डाली। और तब से वो यू टर्न का सफर है। बचपन में मैंने उर्दू पढ़ना सीखा था, क्योंकि हम लोग के में पढ़ाया, बचपन में सिखाया जाता है कुरान और उर्दू। फिर बीच में वो रस्मुल खत कहीं ना कहीं मुझसे छूट गई। फिर दूसरे स्कूल, कॉलेज, और जब जब मैं आई थिंक 11th-12th में आके मैंने दोबारा सोचा कि नहीं, उर्दू को पढ़ना चाहिए, तो मैंने रस्मुल खत दोबारा उठाया, क्लासिक्स को पढ़ना छोड़ा शुरू किया। अशार, मैंने प्रोज बहुत कम पढ़ा है उर्दू में, और मेरा उम्मीद भी है यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रोज एक्सप्लोर करने को मिलेगा इस ग्रुप में। तो बस ऐसा ही है, मतलब मेरा थोड़ा यू टर्न काइंड ऑफ बड़ा जेंजी अप्रोच दूं मैं उसको, तो बड़ा यू टर्न काइंड ऑफ रिश्ता रहा है उर्दू से। चलिए युषा साहब, बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए आप यूटर्न लेके ही सही वापस तो आए। वो कूचा रू कशे जन्नत हो, घर है घर फिर भी, फिराक साहब का मिसरा है। जी। घर अगले है मैं घर देख फिर पा भी। रहा हूँ कोई जूम यूजर है, नाम नहीं आपका लिखा हुआ साहब। आप कौन? आप अपना नाम बता दीजिए खुद ही। जूम यूजर लिखा हुआ है। जी जी, हाँ आप ही। आदाब हाजरीन महफिल। आदाब। तो दरअसल ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, इसके लिए जूम यूज़र नाम है। शेर किसी का याद आ गया कि इरशाद। इल्म की इंतहा है खामोशी, इल्म की इब्तिदा है हंगामा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ इंस्टा पर, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत नॉलेज बताते हैं आपको, बहुत अच्छा फील होता है। दूसरी बात, अपना तारुफ कराता चलूँ कि मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का ही रहने वाला हूँ। बट पिछले 5 साल से मुंबई में हूँ, और ट्रेवल लाइन में आनंद ट्रेवल्स के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। और इसके बावजूद पिछले 5 साल से उर्दू अदब की खिदमत में हूँ। और अपना बज़्म यारान अदब, जो हमारी पुरानी कम्युनिटी थी, बज़्म यारान अदब, वो हम पिछले 4 साल से चला रहे थे। वो कुछ इश्यूज की वजह से पिछले साल हमको बंद करनी पड़ी। उसके बाद अभी हमने नई बज़्म उसी सिरे से सिर्फ नाम चेंज करके बज़्म अहबाब फाउंडेशन किया है। और हमारी हर महीने तरही नशिस्त होती है मुंबई के शोरा पे, और अपना इंडिया भर में जो भी शोरा हैं, उनके तरह नशिश करते हैं हम लोग। इसके बावजूद अपना इंशाद कम्युनिटी, हम सबसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से। बाकी यही हमारा तारुफ है। और दूसरी चीज़ है कि अपना ग्रेजुएशन में तो अगर कहा जाए पढ़ाई लिखाई में, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने सिर्फ 5 तक पढ़ा हुआ है, इससे आगे ऐसा नहीं जा रहा था, तो छोड़ दी पढ़ाई। अ, उसके बावजूद उर्दू में अलिफ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिशें कर रहा हूँ, बस चल रहा है जो भी। and शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा। मैं ऑफिस में था लेकिन काम कुछ था नहीं, और उसके बावजूद आपका ये बहुत अच्छा मिल गया, तो बहुत शुक्रिया, और सलामत रहें। आपका नाम क्या है दोस्त? आपने नाम नहीं बताया अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नाम नहीं बताया है दरअसल। मेरा जी। असल नाम जो है मोहम्मद नसीम है, लेकिन मेरा तखल्लुस जैन, जैन लखीमपुरी लगाता हूँ।
मेरा तखल्लुस जी ही है। और अशार भी हैं कि शेर भी कहता हूँ। बस माशाल्लाह जो भी है आज तो बस सुनने आया हूँ। आप जी, कंटिन्यू रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला नाम मैं देख पा रहा हूँ अमर फारिस साहब का। जी, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? आप प्लीज बताइए। जी फारिस साहब, सुन रहे हैं? चलिए वो जी, शायद। आवाज आ रही है। जी जी, अब आई आवाज, बहुत शुक्रिया जी फारिस जी साहब। जी, ये आपका मसला नहीं है। मेरा नाम जो है वो आधी दुनिया गलत प्रोनाउंस करती है। जी ये मेरा नाम मोहम्मद अम्मार फारिस। अम्मार फारिस, जी साहब। जी जी, अम्मार फारिस। जी, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है। बरेली। और मेरा जो उर्दू अदब से ताल्लुक है वो मेरे नाना हुजूर की वजह से है। वो एक शायर रहे हैं अपने वक्त के। और हमारी वालदा जो हैं वो भी उर्दू लिटरेचर की टीचर रही हैं। तो बस जी फैमिली में उस तरीके का माहौल रहा कि बचपन से ही शेर व शायरी में ही जो है अपब्रिंगिंग हुई। तो उस बहुत तरीके से एक कनेक्शन रहा बचपन से ही। और जब बड़े हुए तो खुद पढ़ना स्टार्ट किया। तो जी हल्के हल्के पता लगा कि एक बेहतरीन जबान है और उसको बोलने वाले कम बचे हैं या कम हो रहे हैं इस तरीके से। तो अगर नौजवान नस्ल अगर इस तरफ आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बस जी इसीलिए थोड़ा सा शुरू किया। बाकी बस इतना ही है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। देबल जैदी साहब अगले हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं और मरसिया पढ़ते हैं। और इसको मीर अनीस के ऊपर इन्होंने पिछले दिनों कई रील्स भी बनाई और काफी मेहनत से उर्दू अदब में लगे रहते हैं। जी जैदी साहब। चलिए, शायद अभी जैदी साहब है नहीं अवेलेबल। तो इससे अगला जो नाम है मेरे सामने फ़हीम अब्बास साहब का है। फ़हीम अब्बास साहब मेरे ख्याल से लखनऊ से हैं और जितना भी मैं इनको जान पाया हूँ अभी सोशल मीडिया के ज़रिए, तो मुझे बहुत ये पढ़े लिखे और काबिल शख्स उन चंद लोगों में जो ज़ाहिर है इस किस्म के होते हैं। तो मैं पर्सनली मेरा परसेप्शन इनके बारे में अभी तक ये है। जी अब्बास साहब। अरे रमन भाई, जी थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिए। मैं ऑफिस में था, इस वजह से थोड़ा सा मसरूफियत है। आप एक दो लोग से और बात कर लीजिए, मैं जल्दी फारिग होके 5-10 मिनट में उसके बाद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, जी ज़ादी साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी फ़हमीद अब्बास साहब। जी आप सबको आदाब। जी, आदाब। और मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है। बहुत शुक्रिया आपका रमन भाई। और मेरा जो मैं भाई इंट्रोड्यूस हुआ हूँ भाई, मैं उर्दू। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ एक शेर पढ़ने के लिए। जी खुदा आबाद रखे लखनऊ को फिर गनीमत है, नजर कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। जी अरे बहुत 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 शुक्रिया। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है लखनऊ में, क्योंकि जो रिसाई अदब का माहौल है, जैसे हमारे घर में भी मीर अनीस और दबीर का जिक्र होता है। मतलब मेरी वालिदा ने कोई उर्दू कोर्स नहीं किया, शायद किताब भी ना पढ़ी हो, लेकिन उन्हें अनीस के बंद रटे हुए हैं। तो हमारे डिनर टेबल पे कभी भी जिक्र हो जाता है मीरिश का। और उसके बाद लखनऊ का जो माहौल था, तो उसमें एक शख्सियत थी जो जिनका इस साल इंतकाल हो गया, तजस्सुस एजाजी साहब। तो जितने भी जदीद शोरा को हम फॉलो करते थे, सीखते थे, उनके बज़ में बैठते थे, वो सब लोग तजस्सुस एजाजी साहब की तारीफ़ करते थे कि अदब में चाहे नस्र हो चाहे शायरी हो, उसमें जो उनकी पकड़ है, जो उनकी उस्तादी है, और उनके जो वाक़यात हुए हैं 60 के दशक के, 70 के दशक के। तो एक बेसिकली मैं मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो उसी एक बड़े अदीब की फ़ैन फॉलोइंग में हुई है। और उसमें हाथ जो है वो जदीद शोरा का था। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लोर किया, उनसे सीखा। फिर मैंने देखा कि नैयर मसूद साहब उनके घर पे आते थे पूछने कि हुजूर यहाँ पे ये बता दीजिए सही है कि गलत है। इवन जो अभी के एचओडी हैं एलयू के, नैयर जलालपुरी साहब, वो भी उनके दौलत कदे पे आते थे पूछने के लिए।
तो वो सब देख के, उनसे सीख के, उनकी बातें सुन के मैंने बहुत सीखा है। तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मैं ये कहूँगा। और भी लोगों का हाथ है, और भी लेकिन ज़्यादातर जो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ये किताब पढ़िए इस सिलसिले में, और ये चीज़ ये गलत है, ये चीज़ सही है, तो ऐसे बताने वाले लोग कम थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो वो भी एक है, अफसोस है। खैर, अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग एक साथ अब मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ जुड़ने के लिए आप सबके साथ। और मैं शायर भी हूँ और असिस्टेंट स्क्रीन राइटर भी हूँ। तो अभी कोशिश जारी है दोनों तरफ से, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जी फहमीद साहब, मुझे पूरा यकीन है भाई आप इस ग्रुप की जीनत रहेंगे, क्योंकि आपको इतना आपने आपका मुताला है, इतनी नॉलेज है आपको चीज़ों की। अगला नाम मैं देख पा रहा हूँ, मोहम्मद वसीम साहब। जी आदाब। मैं आदाब। मोहम्मद वसीम, जी और जिला सिद्धार्थनगर से मेरा ताल्लुक है, जो मशरकी खित्ते उत्तर प्रदेश का एक खित्ता है। और मैं सबसे पहले अपना तालीमी पस मंज़र बता दूं कि मेरा जो तालीमी जो आबाई वतन सिद्धार्थनगर से शुरू हुआ। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया, और 10वीं जमात तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद 11वीं 12वीं जमात मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की। ह्यूमैनिटीज़ मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं मुंतकिल हुआ पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ ग्रेजुएट हुआ। मैं ज्योग्राफी मेरा जो है सब्जेक्ट था। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया है अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, शोबा ज्योग्राफिया से। अ, उर्दू हवाले से जितने लोग अभी हमारे सामने आए और उनके रुदादे सफ़र जो हमने सुनी, तो उसके लिए मैंने एक शेर है किसी का, कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ जी। लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वाह। तो तो उर्दू के हवाले से मेरे ख्याल से जो है, जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। और ये जबान जो है, एक तर्ज अदा और बेतकल्लुफी और हमारे दरमियान जो है बात करने का सलीका फराहम करती है। तो बहुत कुछ हासिल होना है। जो आपने ये कारवां शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इससे पहले जो भी गुज़िश्ता जो कुछ भी आपने शुरू किया है और करते आ रहे हैं इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जी उसके लिए नेक ख्वाहिशात आपको। और आपका ममनून हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इसका हिस्सा मुझे बनाया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वक्त, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जी लेकिन कि जिस तरह से आपका ये पुरजोश अमल नजर आया सामने, और जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सबको देखते हुए ये लगता है कि मेरा जुड़ना बहुत सही रहा। और जी मुस्तकबिल में मैं जुड़ा रहूंगा इससे। और जो कुछ भी हमसे हो सकेगा पढ़ेंगे। और जैसे आपने पहले भी अर्ज किया कि हमारा जो अमल होना चाहिए वो सुनना ज्यादा होना चाहिए, और मुझे लगता है जो अच्छा सुन सकते हैं वो अच्छा कह भी सकते हैं। जी। तो ये रहेगा। बाकी बहुत शुक्रिया सभी का यहाँ जो जुड़े हैं, और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। इनायत। जी। फहीम अब्बास, ये SURY नाम से एक प्रोफाइल है, ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा इसको, जी आप ये बताइए जी साहब। जी प्रणाम आदाब। मैं ये असल में सूर्य है, अब इसमें एक ए होना अच्छा चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी जरा ना वो सूर्या पूरा कर लीजिए इसको जरा, जी ये मैं थोड़ा नहीं जानता किस वास्ते। जी जी इसमें ए रह गया, मैं नहीं जानता किस वास्ते। बहरहाल मैं इसको सही करूंगा। मैं ठीक। सूर्य हूँ। पैदाइश मेरी है महात्मा विदुर की भूमि, यानी वही जहाँ से बहने वाली मालिनी नदी को महाकवि कालिदास ने अपने विज्ञान ठीक शाकुंतलम का आधार बनाया, बिजनौर। और ठीक। फिलहाल मेरी जो रहाइश रोहतक में, हरियाणा के जिले रोहतक में मेरी रहाइश है। हाँ। अ, तालीम वाइज मैं परस्यूइंग बैचलर्स इन फिजिक्स, जो एक और मुझे बड़ा प्रिय विषय है। उर्दू जी या साहित्य से अगर मैं कहूँ तो साहित्य से जुड़ाव तो बिल्कुल बहुत बचपन ही से रहा, याद नहीं पड़ता कब से। लेकिन जी उर्दू से या उर्दू साहित्य से जो पहली बार ताल्लुक हुआ वो इतिहास के माध्यम से हुआ, तारीख के माध्यम से हुआ। तारीख जी पढ़ने का मुझे पहले से शौक रहा। तो उसमें 1857 का विद्रोह पढ़ते पढ़ते कहीं तारुफ हुआ ज़माने के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से। और ये भी जी मालूम हुआ कि साहब जो है शायर भी थे। फिर उनकी कुछ गज़लें टटोली, हालांकि उस वक्त पता नहीं था कि गज़ल असल में होती क्या है। लेकिन एक जी चीज़ सुनी थी कि गज़ल होती है। वहाँ गालिब का नाम बचपन से सुनते रहे, गालिब शायरी के पर्यायवाची हो गए थे समाज में।
और जी पहली गजल भी वो पढ़ी बहादुर शाह जफर के नाम से, जो उनकी गजल नहीं थी, यानी वही मशहूर जमाना गजल मुस्तर खैराबादी की, न किसी की जी आंख का नूर, न किसी की दिल का करार हो। वहां से एक सिलसिला बनता चला गया। फिर दो और गजलें पढ़ी बहादुर शाह जफर से। आमतौर पे ये होता है कि नए शायर पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्लासिकल की तरफ जाते हैं। क्योंकि मुझे उस समय अंदाजा नहीं था, तो क्लासिकल शायरों से यात्रा शुरू होते होते नए वालों की तरफ बढ़ी। और क्लासिकल जी यानी वही जिन्हें समझना और पढ़ना कौन गालिब को उस वक्त समझता, तेरे बगैर मर न सका कोह का नसत सरगश्त खुमार रसूम कयूद था। तो हालांकि उस वक्त दिलचस्पी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन कुछ किस्सों ने, कुछ बातों ने, गालिब को कहीं पढ़ा, किस्से पढ़ लिए, वही मजेदार मजाहिया किस्से, मीर को कुछ समझा, मोमिन और जौक के कुछ किस्से, तो उन्होंने बांध के रखा। धीरे धीरे फिर नए शायरों की तरफ बढ़े और धीरे धीरे एक सिलसिला बनता चला गया। फिर बहर समझ आई, मीटर समझ आया, और धीरे धीरे जी मैंने भी शेर कहने शुरू किए। शेर मैं कहता रहा हूँ, गीत लिखता रहा हूँ, कहानियां, कुछ अफसाने लिखे हैं। और जी इससे इतर उर्दू से रिश्ता, मेरा ख्याल है मेरी माँ की जबान उर्दू है, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो जी हिंदी उर्दू हम सब की मादरी जबान यही है, तो जी इससे ज्यादा और कोई मेरा रिश्ता तो है नहीं। लेकिन यह है कि हाँ, दिल के बहुत करीब है जबान हिंदी और उर्दू। जी। बस इतना है बहरहाल। बहुत शुक्रिया सूर्या साहब। और बहुत अच्छी बात है। देखिए, धीरे धीरे ही उर्दू जबान सीखी जा सकती है। उर्दू जबान के दो रूप हैं दरअसल। एक रूप तो जो रोजमर्रा का रूप है, वो रूप तो कोई भी, उसमें उसके लिए कोई खास, किसी खास तालीम की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी बोल सकता है। एक जो इसका थोड़ा पढ़ा लिखा और सोफिस्टिकेटेड रूप है, उसके लिए दाग कह के गए हैं कि आती है उर्दू जबान आते आते। और ये बात बिल्कुल सच है। मेरे ख्याल से जितना पॉलिशिंग इस जबान को, आप मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग पॉलिशिंग की जरूरत है जितनी इस जबान में, उतनी बहुत कम जबानों में होती है मेरे ख्याल से। जी। अगला मैं देख रहा हूँ जायद साहब हैं। जी आदाब। आदा। मेरा उर्दू से पहला ताल्लुक हुआ नाना जी की वजह से। जी नाना हमको घर में पढ़ाते थे कुरान, तो अरबी जो है पढ़ने का आदत था, लेकिन नाना बोलते रहे कि ज़ायद उर्दू पढ़ो, मतलब जी अपनी जबान है, जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो फिर भटक जाओगे, फिर तुमको कोई पहचानेगा नहीं, फिर समाज में तुम्हारा क्या रहेगा, मेरा अपना जी क्या है। जी तो उस वक्त दिक्कत होता था कि बिना जबर जेर पेश के उर्दू पढ़ना काफी मुश्किल लगा, कि अरबी पढ़ने का आदत था, उर्दू में जी आए ऐसा लगा हिंदी का कोई मात्रा हटा दिया, आप पढ़ें कैसे, जोड़ना इतना मुश्किल। तो हमको लगा जी अच्छा नहीं पढ़ेंगे, क्या ही करना है। सिक्स्थ में थे तब हम 2016 में, तो हमको लगा नहीं पढ़ेंगे, क्या करना है हमको, हम बड़ा इंग्लिश तो आता है, हिंदी भी आता है, मैथ भी बना जी लेते हैं, तो जी छोड़ देते हैं। बाद में जब 2020 में, कोई 2020 में जब कोविड हुआ, तो उस वक्त एकदम से स्कूल बंद हो गया, घर दोस्त लोग सब खत्म, तो अजीब जी खालीपन लगा कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त जी गजल पढ़े थोड़ा, यूट्यूब में देखे, उसका लगा अच्छा पढ़ते हैं, पढ़े, अच्छा लगा पढ़ के। फिर नाना जी भी पढ़ते थे, तो नाना जी से भी पूछे, साथ में बैठे, तो नाना जी बोले एकदम से तुमको कैसे मन कर गया पढ़ने का। जी कर गया थोड़ा सा बता दीजिए। तो फिर नाना जी बोले अच्छा ठीक है पढ़ो, पढ़ना है। उसके बाद से भी कोई खास ज्यादा हम पढ़े नहीं। पिछले साल से हमको लगा कि हमको उर्दू अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक जबान इतनी अच्छी, ऊपर से थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं घर में, जी। क्योंकि बचपन से उर्दू हिंदी मिलके ही बोलते हैं। वैसे हम हैं झारखंड से, तो यहाँ कौन पे से जिले से हैं? झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में गिरिडीह से। गिरिडीह। जी हाँ, तो थोड़ा बहुत तो शुरू से ही रहा ही है जबान में, लेकिन वैसे पढ़ना अभी तक हमको अच्छे से नहीं आया है, अटक अटक के जी पढ़ लेते हैं। लिखना जी भी तो वैसा ही है, अटक अटक के लिख लेते हैं। जी इतना ही रहा है उर्दू से जी। संबंध। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। देवल जैदी साहब, आप फ्री हुए या फिर हम अगली प्रोसीडिंग्स शुरू करें? मेरे ख्याल से तारुफ सबका हो गया है, मुझे लगता है, या कोई छूटा हो तो बता दीजिए यार। हो गया है सबका। जी। कुछ लोग आए थे, वो शायद बिना तारुफ किए ही छोड़ गए। हेलो। तो फिर जी, देवल जैदी साहब जी। जी आवाज आ रही है? जी 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 असल में बहुत बहुत माजरत चाहूंगा मैं। मसला ये हुआ भाई कि इस वक्त ऑफिस में ज्यादा काम बढ़ा हुआ है, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे जरूर आपकी मीटिंग पे, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम भी करना शुरू कर दिया है। जी जी। और इस वजह से थोड़ा सा भाई बिजी हो गए हैं, अभी भी बिजी हैं, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा वक्त निकाल लेना चाहिए। हम्म। जी, तो बाकी हजरात को मेरा सलाम। और मेरा नाम है देबल जैदी, तखल्लुस है मेरा देबल, नाम है मेरा जैन। तो
जिस उन्वान से हम लोगों आपने जो ये ग्रुप बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जिससे हमको और हमसे जो छोटे हैं और हम लोगों के हम उम्र, खैर यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं हमसे काफी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े होंगे ही। और वो जाहिर है कि दिख रहा है, लोगों की गुफ्तगू मैं उतनी देर से सुन रहा हूँ, कमाल की गुफ्तगू लोग कर रहे हैं इस बारे में। मेरा ख्याल ये है कि मैं तो वही है कि कोई भी हैसियत नहीं रखता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा तारुफ ये है कि ये शुरू से क्या, गालिबन 10th मेरा शुरू हुआ था, तब गजल का और अदब से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक बढ़ता गया। मसला ये था कि हम लोग का अभी मेरे ख्याल पे कोई भाई बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इन चीज़ों का रिवाज शुरू से रहा है, अनीस दबीर को हमारे यहाँ शुरू से पढ़ाया सुनाया गया है। वही हाल मेरे साथ भी हुआ कि हम लोग कहाँ ज़्यादातर मजालिसे महफिले इन सब में हम लोग लगे रहते हैं, और इतना तो खबर रही है हमेशा, जब तक शायरी का छीन भी नहीं जानते थे तब भी ये खबर रहती थी कि बहर क्या चीज़ होती है। तो इस बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके गज़ल पे मामला शुरू हुआ और गज़ल आने लगी और गज़ल कहना शुरू कर दिया। और रही बात उर्दू की, तो उर्दू 8th तक गालिबन पढ़ी, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि क्या चीज़ है। बस हाँ ऐसे ही कि हाँ एक सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे अच्छा लिखना नहीं आता था, पढ़ना तो थोड़ा बहुत आ भी जाता था, लिखना बिल्कुल नहीं आता था। अब मैटर ये हुआ कि अब इसको लिखना सीखा जाए किसी तरह, तो साल 1.5 साल लगे लिखने उर्दू स्क्रिप्ट सीखने में, रस्मुल खत को। उसके बाद कायदे से थोड़ा बहुत सीखा और उसके बाद जितना हो सका, मुमकिन हो सका, अभी भी कोशिश जारी है कि कुछ न कुछ कहा जा सके। गज़लें भी कहते हैं, नज़्में भी कहते हैं और मज़मून भी एक आध इधर उधर लिख लेते हैं, थोड़े बहुत टूटे फूटे। तो बाकी आप लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, अभी तक मैं गुफ्तगू सुनता रहा हूँ, बाकमाल गुफ्तगू हो रही थी इस शो में, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रमन भाई का खास तौर पे कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं। खास तौर पे वो वीडियोस के जरिए अपने बेहतरीन काम करते हैं, और उसके अलावा ग्रुप जो बनाया है आपने और इतने बाअदब और बाअखलाक लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है, ये बड़ी बात है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपका ये शो, आपकी वीडियोस और आपका नाम हमेशा सलामत रहे, और आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, हमेशा खुश रहें। बस इसके अलावा आप आगे सिलसिला बढ़ाएं। मैं क्योंकि सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, और मेरी हैसियत कोई नहीं कि मैं बोलूँ आप लोगों के दरमियान, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद। ठीक है रमन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया हूँ मैं। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से देवयानी और तौकीर 2 लोग और थे, पर वो जा चुके हैं शायद पहले ही। तो तारुफ सबका हो गया है। कोई छूट गया हो तो तकल्लुफ ना करें, खुद ही आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी गफलत में कोई रह ना गया हो। चलिए, शायद ऐसा नहीं है, लेकिन तो खैर, अब हम जो स्टडी सर्कल का हमारा काम है उसका बाज़ाब्ता आगाज करेंगे, और वो आगाज ये है कि हम अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते हमारी अगली नशिस्त रहेगी, इस दौरान हम सब क्या पढ़ें। जाहिर है उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा मैंने इस चीज़ के इंतखाब करने में कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। एक तो ये कि वो मयारी हो, उसको पढ़ के हम ये कह सकें कि हाँ, हमने फलां चीज़ पढ़ी हुई है। दूसरा, उसकी ज़बान का लेवल, एक सेकंड, माफ़ी चाहता हूँ मैं, कोई एक और शख्स आए हैं। मैं जी। मैं माजरत चाहूँगा, अचानक से ये गायब हो गया था। अच्छा, जी। जी जी, मैं बहुत माजरत चाहूँगा, और मैं जाऊँगा तो आपको बता के जाऊँगा, ऐसा कोई मसला है नहीं। नहीं, आप कौन साहब बोल रहे हैं? आप तारुफ कीजिए, दीजिए अपना। जी जैन लखीमपुरी। तो अच्छा, नहीं, नहीं, आपका तो हो गया है शायद, आपका हो जी गया। जी जी, जी, हो गया है, इसलिए मैं बहुत बोला। शुक्रिया, बहुत हो शुक्रिया, बहुत गया, हो शुक्रिया। गया, शुक्रिया। तो पहला तो वो चीज़ मयारी हो। दूसरा, वो चीज़ हम सब के लायक भी हो। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा मुश्किल कोई तहरीर हो, जैसे फसाना-ए अजायब, फसाना-ए आज़ाद, जो हम में से कुछ बाज़ोख लोग तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सब लोग उसको अभी नहीं पढ़ पाएँगे। ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले 1-2 साल ही में रस्मुल ख़त सीखा है, और ज़िंदगी की दूसरी मसरूफ़ियात के साथ इतना रवाँ आदमी नहीं हो पाता इतनी जल्दी। खैर, तो मैंने इंतख़ाब किया है शाहिद अहमद देहलवी,
जो कि उनके बारे में मैं आपको 5-10 मिनट एक ज़रा सा आगाह कर दूं आप लोगों को, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन उसका किस तरीके से और क्या पढ़ना होगा, उसका भी फॉर्मेट मैं बता दूंगा। तो अगले 10 मिनट ज़रा तवज्जो आपकी मैं चाहूँगा। शाहिद अहमद देहलवी ज़ाहिर है दिल्ली के थे, और दिल्ली में वो बहुत ही एक इल्मी खानदान के थे। उनके दादा डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि ज़ाहिर है जानने वाले जानते हैं कितने बड़े आदमी थे। तो इन्होंने, शाहिद साहब ने साकी नाम का एक जो मैगज़ीन थी, रिसाला निकाला, और 1947 में या 48 में पाकिस्तान चले गए और फिर ये कराची में रहे। लेकिन जो साकी की धाक दिल्ली में थी और जिस किस्म का इनका साकी मैगज़ीन का अदबी मयार था, उसको आज तक याद किया जाता है। साकी के अलावा शाहिद साहब ने कई किताबें भी लिखी हैं दिल्ली के ऊपर, जिसमें पुरानी दिल्ली की तरह-तरह की जो आज़ादी से पहले की रंगारंग ज़िंदगी थी, पुरानी दिल्ली के चटखारे, फूल वालों की सैर, दिल्ली का मुआशरा वगैरह-वगैरह, उस पे भी इन्होंने मज़मून लिखे हैं। और दिल्ली के जो पुराने लोग थे जिनसे ये मिले, उनके ऊपर इन्होंने खाके लिखे हैं बहुत अच्छे, बहुत ही शुश्ता और अच्छी ज़बान में खाके। वो खाके दिल्ली के लोगों के ऊपर भी हैं, जैसे बेखुद दहलवी, ये निज़ामी, ये और दूसरे लोगों के ऊपर, उस्ताद बंदू खां वगैरह। तो हम ये खाके पढ़ेंगे, और खाके पढ़ने का हमारा फॉर्मेट ये रहेगा कि सब लोगों को मैं एक-एक मैं बता दूँगा कि कौन-कौन सा खाका पढ़े। एक-एक खाका 15-20 पन्नों का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसको बड़े आराम से 1 हफ्ते में आप लोग पढ़ सकते हैं, उस पे गौर कर सकते हैं। जी चाहे तो दूसरे खाके भी पढ़ सकते हैं, कोई रोकने वाला तो नहीं है। और जब अगले हफ्ते हम जमा होंगे तो, अच्छा फारिद साहब भी आ गए। जब अगले हफ्ते हम जमा होंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक मैं ऐसे गेस्ट को बुलाऊं यहाँ पर, जो कि दिल्ली पर अच्छी नजर रखता हो, जो कि इस अगली हमारी इजलास जो होगी उसकी सदारत भी करे, और हम सब लोग किस तरह से जो अपने बचकाना तरीकों से हम पढ़ रहे होंगे, वो हमें सुने भी, खुश भी हो, और हमारी रहनुमाई भी करे। उसके लिए कोई मुनासिब शख्स ऐसा, जो कि जाहिर है जो स्टैंडिंग रखता हो थोड़ी बहुत इन चीज़ों में, उनको मैं किसी को ज़हमत देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई आए तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी मुमकिन है कि मैं कोई ऐसा इतना एजुकेटेड पर्सन ना अरेंज कर पाऊँ तब तक, तो उसके लिए ज़ाहिर है कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपस में, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सब लोग, फॉर्मेट ये रहेगा अगली बार के लिए मैं बता दूँ, एक-एक जो खाका सबको दिया जाएगा, सबको 7-8 मिनट का वक़्त मिलेगा अगली बार। उसमें से वो 3-4 मिनट ये बताएँ कि ये खाका उनको कैसा लगा, या दिल्ली के उन पुराने लोगों के बारे में पढ़ के या सोच के उनको कैसा महसूस हुआ, या उस खाके के बियॉन्ड जाके भी उन्होंने कुछ और अगर रिसर्च करी है उस चीज़ के ऊपर, जैसे उस्ताद बंदू खां जो जो हैं, उनके ऊपर ज़ाहिर है बहुत कुछ बातें, मैं अभी डीप में जाना नहीं चाहता। तो वो 3-4 मिनट ये बयान कर सकते हैं, और बचे हुए 3-4 मिनट वो उस खाके में से कोई इक्तिबास पढ़ सकते हैं, जो उनको अच्छा लगा हो टुकड़ा, कि भई ये टुकड़ा पढ़ के सबको सुनाने के लायक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम सब के सब एक-दूसरे से अलग-अलग टुकड़े सुन भी लेंगे, और ज़ाहिर है अच्छी ज़बान सुनेंगे और उसको जायज़ा लेंगे। और ये चीज़ जब इंटरनेट पर भी अपलोड होगी तो आइंदा भी कोई बाज़ौक़ शख़्स अगर शाहिद अहमद देहलवी का एक जनरल जायज़ा लेना चाहेगा, तो हमारी 1 डेढ़ घंटे की वीडियो काफ़ी होगी उसके लिए, पूरी उस किताब का जायज़ा लेने के लिए। क्योंकि जो भी 10-12 खाके होंगे, उन सबका जायज़ा उस वीडियो में आ जाएगा। तो इस मकसद के साथ मैं एक छोटी-सी ज़हमत आप लोगों को दूँगा। शाहिद अहमद देहलवी का मैंने तारुफ तो आपको करा दिया, लेकिन मैं उनके ऊपर एक छोटा-सा मज़मून जमील जालिबी साहब का पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, 5-6 मिनट का, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके बारे में जमील जालिबी, जो कि अगेन दिल्ली के थे पर ये भी कराची चले गए थे बाद में, क्या लिखते हैं। जी। इस अरसे में मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे बहुत करीब से हर रंग में देखा है। हर खुशी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी ज़बान में कोई लग़ज़िश आए, उर्दू पढ़ने की बहुत अच्छी रवानी मेरी भी नहीं है। जी। अता करें। हर हर खुशी और हर गम में हम एक-दूसरे के शरीक रहे हैं। लिखना-पढ़ना भी मैंने साकी से शुरू किया। साकी के इदारे में भी कई साल तक शामिल रहा। 4-5 साल तक बातें के उन्वान से हर माह अदबी कॉलम लिखता रहा। और ये नाम आज भी साकी के इदारे में शामिल रहता, अगर सरकारी मुलाजिमत का तोख मैं अपने गले में ना डाल लेता। शुरू ही से मेरी ये ख्वाहिश थी कि शाहिद साहब इन तमाम लोगों के हालात कलमबंद करें, जिनसे उनकी मुलाकात हुई है।
मेरा ये ख्याल है कि शाहिद साहब की हैसियत अदब में उस संगम की सी है जहां पुरानी और नई नस्लें आकर मिलती हैं। जब मेरा इसरार बढ़ा तो राजी हो गए। कहने लगे, सबसे पहले मैं इन नामों की फहरिस्त मुरत्तब कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी रहे और कोई नाम जहन से महव न होने पाए। फहरिस्त बनाने बैठे तो फहरिस्त बनती चली गई और मुकम्मल होने पर न आई। जब थक गए तो नाम गिने, मालूम हुआ कि 372 नाम हैं और अभी बहुत से बाकी हैं। कहने लगे, बताओ जमील साहब, इतने सारे लोगों के तासुरात मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर लिखूं तो भूखा मर जाऊं, और इसलिए मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। इत्तलान अर्ज है, मैंने फहरिस्त देखी और दलील सुनी तो खुदरी कर ली। आखिर ये काम इस अफरा तफरी के आलम में हो भी कैसे सकता है? इसके लिए तो वक्त चाहिए, फरागत चाहिए, और शाहिद साहब हैं कि बेचारे सुबह से शाम तक अपने भरे पूरे कुनबे का पेट पालने में लगे रहते हैं। कभी तर्जुमे कर रहे हैं, कभी फरमाइशी मज़ामीन लिख रहे हैं, कभी फीचर लिख रहे हैं और कभी रेडियो पर पक्के गाने गा रहे हैं। पेट का दोजख तो किसी न किसी तरह भरना ही है। कई माह बाद मुझ पर फिर दौरा पड़ा। मैंने फिर इसरार किया। वो राजी हो गए और कहा कि इन 372 नामों में से सिर्फ 12 शख्सों पर लिख दूंगा और बाकी 360 पर उस वक्त लिख दूंगा जब हालात साजगार होंगे। आज उस बात को भी 8-10 साल गुजर चुके हैं। उनके हालात वैसे ही हैं जैसे कि थे। मुमलिकत अदब में सारी उम्र गुजार कर अब गा बजा कर पेट पालते हैं और हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि कल क्या होगा। दिल्ली में थे तो खुशहाल थे, जायदाद भी थी और चलता हुआ कारोबार भी। मजे से खा पी कर और आराम से गर्मियां मसूरी, शिमला, कश्मीर, नैनीताल में गुजार कर 10-15 हजार खुद ब खुद बच जाते थे। ये जाती बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी वाकिफ हो जाएं कि हमारे मुआशरे में अदीब का क्या अंजाम होता है और सारी जिंदगी सितम पेशा मुआशरा उस पर कैसे कैसे मसाइब और जुल्म ढाता रहता है और ये बेचारे अदब का दामन थामे इन सब आफात बलियात को सहता रहता है। बहरहाल, मेरे मुसलसल तकाजों के बाद शाहिद साहब ने खाके लिखने शुरू किए, कभी साल में एक और कभी 2 साल में एक। 1950 से 62 तक 12 साल के अरसे में उन्होंने जितने खाके लिखे हैं इस किताब में यकजा कर दिए गए हैं। इनमें से बेशतर नया दौर में शाये हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो गैर मतबूआ हैं। जी, तो ये शाहिद साहब का और इन खाकों के लिखे जाने के पीछे की रुदाद मैंने आपको सुनाई है और यही खाके हैं जो हम इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में पढ़ेंगे। तो आप में से जो हजरात हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एक एक खाका जो चाहते हैं कि मुझे दिया जाए, वो बताएं, क्योंकि एक साहब तो ये भी कह रहे थे कि उनको अलिफ बे का भी नहीं पता। तो जाहिर है, जबकि उनकी मौजूदगी काबिल फख्र है और आइंदा भी वो जुड़े सुने, लेकिन जाहिर है वो पढ़ तो नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। मैं उनके नाम के आगे निशान लगा लूंगा और फिर ग्रुप में मैं उनको कोई ना कोई खाका दे दूंगा। और अच्छी बात यह है कि इन 12 में से 7 खाके रेख्ता पर उर्दू और देवनागरी दोनों खतों में मौजूद हैं। तो कुछ हजरात जो ऐसे हैं जिनको उर्दू कम पढ़नी आती है, तो वो देवनागरी उर्दू दोनों में मिला जुला कर इनसे पढ़कर इस्तेफादा कर सकते हैं। जी, तो मैं आदिल वारसी साहब से पूछूंगा। आदिल वारसी साहब, आप चाहते हैं खाका पढ़ना, अगले हफ्ते पढ़ना और फिर हमारे लिए उसको सुनाना ग्रुप के लिए? जी जी बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। जी, कुशल साहब। बात जी, मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने? मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ सुन पाऊंगा। अच्छा, आप सिर्फ सुन पाएंगे, वो भी अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, हम और यामिनी, यामिनी जी। मैं जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि जो मैं गलतियां करूं वो आप करेक्ट कर दें प्लीज। नहीं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। युशा अब्बास साहब। जी भाई, जरूर पढ़ना चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि वही वाला अगर जो आप बता रहे हैं ना, जिसमें देवनागरी और रेख्ता और हाँ, वो रेख्ता की ऐसा मुझे वेबसाइट पर वो खाका चीज अगर मिले मैं ऐसा दूंगा तो आपको मैं, जो दोनों खतों में होगा। जी यामिनी जी जो को भी मेरे ऐसा लिए दूंगा, आसानी आपको भी होगी। ऐसा दूंगा। जी शुक्रिया। जी,
अच्छा, तो ये आप जो लखीमपुरी साहब जो थे, आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब? हुजूर, जबकि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ तो हिंदी का अगर कोई खाका हो तो आप बताएं, मैं जरूर हाँ कोशिश हाँ, करूँ। चलिए मैं आपको हिंदी का खाका मैं आपको दे देता हूँ, वो ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, फारिस साहब, अमार फारिस साहब। जी जी, मैं आप दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह तैयारी कर दूंगा। हाँ, तो एतमाद से बोलें, जो लोग सच में चाहते हैं करना, मतलब वो थोड़ा उसमें वो ट्राई ट्राई वाला एंगल ना हो, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, छाती ठोक के जो बोला जाता है ना कि जी मैं करूंगा, मुझे दीजिए, वो मैं चाहता हूँ सुनना, ये नहीं कि भाई मैं जी, कोशिश आप दे करूंगा दीजिए, मैं देखूंगा। कर लूंगा, मैं कर लूंगा हाँ, इंशाल्लाह। बेहतर 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 जी। जैदी साहब, आप चाहेंगे करना? डबल जैदी साहब। हाँ, हेलो। जी, जैदी साहब। आवाज आ रही है? भाई मैं ये कह रहा था कि हाँ, खाका अच्छी चीज है, मगर आप देना चाहें तो मुझे दे सकते हैं। वैसे और भी चीजों पर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन आपका अभी जिस तरह से आप सिरे से चला रहे हैं प्रोग्राम, वो ज्यादा बेहतर मुझे मालूम हो रहा है। तो आपकी जैसी मर्जी, और मुझे आप दीजिए, और मैं जरूर करके लाऊंगा इसको, और कोशिश जी, भी पूरी रहेगी। बेहतर बेहतर बेहतर, कोई बात नहीं। जैदी साहब, कोई और भी सजेशंस हो, हम और लोगों से भी लेंगे आइंदा एपिसोड्स के लिए, उनको भी कंसीडर कर लेंगे, और बिल्कुल ये काबिल फहमीद अब्बास साहब जी। जी जी, मैं पढ़ूंगा। जी, शुक्रिया। मोहम्मद वसीम साहब। जी बिल्कुल, लब्बैक भाई, आप दीजिए। लबैक जी, शुक्रिया। सूर्या जी। जी भाई, बिलाशुबा। जी, जायद साहब। जी भैया दीजिए, करके आएंगे। चलिए चलिए, फिर मैं ग्रुप में सबको एक एक खाकों की मैं फहरिस्त ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सब लोग अपनी खुशी से जो जो जिसको अच्छा लगे छांट लीजिए, बेहतर है। और कोई हजरात को, कोई हजरत, कोई मैम, यामिनी जी कुछ कहना चाहें, या कोई बात जोड़ना चाहें, कुछ और तजवीज करना चाहें, जी स्वागत है। समन भाई, एक शेर याद आ रहा है, आपकी इरशाद। इजाजत हो तो। हाँ। जी। रहता सुखन से नाम, रहता सुखन से नाम, कयामत तलक है ज़ौक़। औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त। हाँ हाँ, क्या अरे बात, वाह, वाह वाह क्या वाह बात, बहुत वाह, अच्छा भाई। वाह 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 वाह। और अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जोक जोक पे भी कोई नशिस्त करेंगे जरूर, ये सब लोग करने लायक हैं, यही तो करना है हमें। जोक के ऐसे ऐसे शेर हैं, मुझे हैरानी होती है कि गालिब जाहिर है, चलिए फैशनेबल है, पर जोक के दीवान में ऐसे ऐसे शेर निकलते हैं कि फड़क उठता है आदमी। गालिब के दीवान में ऐसे शेर बहुत कम निकलते बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो कि आगे नहीं आ पाए हैं, दब के रह गए। हैं, सबके रह और गए। बहुत जी सारे हाँ जी जी। जी। और कोई साहब कुछ, कोई शेर सुनाना चाहें, या कोई बात कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें? उर्दू के जी, हवाले से जो इसी आपने पहल शुरू की है, उस पे तो इकबाल का एक शेर है कि अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है। जी अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, जी, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह 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 वाह। तो बहुत और उम्दा इसी पहल है, और मैं, हाँ बहुत इसी अच्छा लग कबीले रहा है का बात। जी जी जी, इनायत इसी इनायत। कबीले का एक शेर और भी है। जी, माना के तेरी दीद के काबिल ये नहीं हूं काबिल मैं, नहीं, बेशक तू बेशक। मेरा हाँ, शौक देख, मेरा इंतजार देख। जी। आई थिंक इसी कबीले का तो है, इकबाल का ही है। आई थिंक ये इंसेपरेबल हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। जी जी, मनमोहन सिंह जी, पढ़ा था। बहुत शुक्रिया, आपने जो ये पहल शुरू की, मैं वाकई में इनसे नावाकिफ था। और इस जी साहब शाहिद अहमद दहलवी साहब से, हालांकि डिप्टी जी नज़ीर जो कि हमारे जो है नस्ब में थे, हम लोग के 5वीं दर्जे में हमने पढ़ा जान पहचान उर्दू की किताब में, उनके नाम से जी वाकिफ था, पर शाहिद अहमद दहलवी के बारे में वाकिफियत नहीं थी। जी, तो बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मेरा मुताला चल रहा था आपके इरफान सिद्दीकी शहर मलाल पे, लेकिन अब मैं क्या उसको बात है। दरकिनार करके अब मैं ये पढ़ना ज्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ। जी जी जी,
बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया भाई। बात हो जाएगी अगर अगले हफ्ते हम 1 डेढ़ घंटे की नशिस्त में उस पूरी किताब को कवर कर पाएंगे। देखिए आप क्या कहने। इसमें टाइम की भी किफायत देखिए कितनी होती है, वरना एक जी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है इतनी किताब पढ़ना। और यहाँ पे हर बंदा जो 3-3 4-4 मिनट के टुकड़े सुनाएगा, वो मुझे यकीन है कि उस खाके का बेहतरीन हिस्सा होगा। तो उस बिल्कुल किताब के बेहतरीन हिस्से हम सुन भी पाएंगे, दूसरों की समाअत के लिए इंटरनेट पर छोड़ भी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए 1 घंटा होने में आया है और यही टारगेट भी था कि 1 घंटे में नशिस्त हो जाए, तूले कलाम ज़्यादा ना हो। अ, तो और कोई साहब कुछ बात जोड़ना चाहें? वरना फिर मैं ये मीटिंग खत्म करता हूँ आपकी इजाज़त से। हुजूर, एक बात बोलना चाह रहा था कि दरअसल आज सुबह आने के टाइम में चार्जर लाना भूल गया और फ़ोन अभी कम है। तो अगर मैं अचानक से जाऊं, क्योंकि आखिर तक तो मैं रहूंगा, और अचानक से जाऊं तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ इस चीज़ से। ये आपने अच्छा किया पहले माज़रत ले ली, वरना फिराक साहब का शेर है एक कि मैं देर तक तुझे खुद ही नहीं जो बंदा बिना बताए चला जाए उसके ऊपर ये शेर है, आपके ऊपर नहीं है। जो बिना बताए जाए उसके ऊपर है कि मैं देर तक तुझे खुद ही ना रोकता, लेकिन जिस अदा से तू उठा है उसी का रोना है। जी, खैर। चलिए हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेरी उम्मीद से बढ़कर आप लोग आए और बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने पुरजोश हिस्सा लिया। आइंदा जो हमारी मजालिस होंगी, हो सकता है कि मेंबर्स इससे ज्यादा हों। जी तो इंशाल्लाह। उसमें लेकिन कोई कहना चाहिए कि कोई लफ्ज है, कोई मुजायका नहीं है उस बात में, क्योंकि बोलने वाले तो जाहिर है वही लोग होंगे जो खाका पढ़ के आएंगे, बाकी लोग सामीन की हैसियत से चाहे तो रह सकते हैं। जी, चलिए एक दोस्तों, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। एक बात की इजाज़त चाहूंगा मैं कि इरशाद जैसा कि इरशाद। आपने शुरू में कहा कि लोग वैसे ही होने चाहिए जैसे आज हैं, बेहतरीन है, सुनने वाले हैं। तो मैं गुजारिश चाहूंगा, हालांकि आप जिम्मेदार भी हैं और ज़्यादा समझ है, तो मैं फिर भी एक गुजारिश चाहूंगा कि लोग अगर जोड़े भी, जो इसी तरह के लोग जोड़ें, हाँ क्योंकि जी, इतने सारे ग्रुप्स हैं ना, तो ये बहुत ही अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है। तो इसे मुसलसल इसी तरीके से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरी राय है। जी, जी, यही कोशिश रहेगी कि एक कोर, जो एक अच्छे लोगों का एक कोर बनाया जाए पहले, और उसके इर्द-गिर्द सामीन बढ़ें। इक्का-दुक्का सामीन में से कोई कोर में तो आ सकता है, लेकिन उस कोर को बरहम नहीं होने दिया जाएगा, ये कोशिश हमेशा रहेगी। एक कोर रहेगा जो कि ज़्यादा जिसको स्पेस मिलेगा, और धीरे-धीरे सामीन से कोर में आने के लिए थोड़ी मैं आज भी मैं चाहता तो और लोगों को जोड़ सकता था और मैसेजेस भी थे, पर जो लोग मुझे थोड़े, मैंने सबको पूछा भी बल्कि पहले जोड़ने से कि भई आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, फलाना-ढिमकाना, 1-2 बातों की तस्दीक जो करा पाए, मैं उनको भी मैंने जोड़ा। जी। चलिए हज़रात, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले जी हफ्ते मिलते बहुत हैं। शुक्रिया। जरा जी नवाजी जी, आदाब। बहुत शुक्रिया। आदाब भाई, खुदा जी बहुत रहमान बहुत ख्याल बहुत शुक्रिया। रखें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, खुदा। जी। बहुत शुक्रिया भाई। जी।